अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है रोशन अली अज़ीम और आज जो हमारा टॉपिक है गुफ्तगू का वो है ट्रायस पॉलिटिका सिस्टम ऑफ लॉ या ट्रैकोटोमी ऑफ सिस्टम या ट्रैकोटोमी ऑफ पावर या सेपरेशन ऑफ पावर। आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और समझेंगे कि ये ट्रैकोटोमी ऑफ पावर या ट्रायस पॉलिटिका सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर ये क्या चीज़ होती है और इनकी क्या नुकसानात हैं और इनके क्या फ़वाइद हैं और ये सिस्टम दुनिया के कितने ममालिक में राइज है और क्या पाकिस्तान में ये सिस्टम राइज है या नहीं है। आज हम इस पर गुफ्तगू करने वाले हैं और समाज के अंदर एक सवाल ये रहता है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं जिनका एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। सम टाइम एक दूसरे की बात मानते हैं, सम टाइम एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, जिसमें स्पेशली जुडिशरी होता है, एग्जीक्यूटिव्स होता है और जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वो आपस में इनका क्या गठजोड़ है, आपस में ये लड़ते ही रहते हैं। तो इनका क्या है, इनकी आपस में सुलह क्यों नहीं रहती है। तो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा माजी में जाएंगे इस हमारे टॉपिक को समझने के लिए। तो आए चलते हैं, हमारी स्क्रीन पर कुछ आपके सामने कुछ फ़ोटोग्राफ नज़र आएंगे। तो पहले हम उसको समझते हैं। नाज़रीन, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा जॉन डलबर्ग एक्टन, द लॉर्ड एक्टन जिसको कहते हैं, द लॉर्ड एक्टन। इन्होंने ये कहा हुआ है 1987 में, इन्होंने ये कहा कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्यूटली। इनका ये कहना था कि अगर आप किसी एक आदमी को तमाम इख्तियारात दे देंगे तो वो मगरूर हो जाएगा और उसका जो सिस्टम है वो करप्ट हो जाएगा और एक बंदे के हाथ में अगर कोई भी मामलात होंगे तो वो मामलात ख़राब होंगे। माजी में हमारे पास इसका एग्ज़ाम्पल्स मिलता है। हिंदुस्तान बेसिकली जो था जिसमें जो किंग थे, किंग अकबर, किंग शाहजहां और कितने भी मुग़ल बादशाह थे, किंग अशोका या जितने भी माजी में रहे हैं, उनके पास एब्सोल्यूट पावर्स होते थे। तो वहाँ पर ये मामलात होते थे जो सर लॉर्ड एक्टन कहता है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये जो एरिस्टोटल है, इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था इसका सेपरेशन ऑफ पावर का। एरिस्टोटल साहब ने दिया था, उनके पास उनके साथ जो है प्लेटो ने भी इसका कॉन्सेप्ट दिया था। उनके बाद जो प्लेटो है उन्होंने भी इनका कॉन्सेप्ट दिया था। देन इनके कॉन्सेप्ट देने के बाद थोड़ा जो इसमें डेवलपमेंट हुई, सर जॉन लॉकी के दौर में जो है इसमें थोड़ी डेवलपमेंट हुई। सर जॉन लॉकी ने फिर इसको जितनी भी थ्योरीज़ थी एरिस्टोटल की, प्लेटो की, उनको थोड़ा डेवलप करके आगे पेश किया कि भाई कि आप जितने भी इख्तियारात हैं किसी एक बंदे के पास नहीं होने चाहिए, ये डिफरेंट जो लोग हों उनको ये इख्तियारात मिलने चाहिए। उसके बाद सन 1746 में सर मोंटेस्क्यू ने अपने एक बुक स्पिरिट ऑफ लॉ में ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी, ट्रायस पॉलिटिका सिस्टम की थ्योरी दी, ट्रैकोटोमी ऑफ पावर्स की थ्योरी दी। इनका जो एक बुक था स्पिरिट ऑफ लॉ। इनका ये जो शख्स था सर मोंटेस्क्यू, ये जो फ्रेंच किंगडम्स से उनसे ये बड़ा बेजार था। वो उनके पास जो एब्सोल्यूट पावर होते थे, एक तरफ़ा किंग के पास सब इख्तियारात होते थे, फिर वो जुल्म करते थे, तशद्दुद करते थे। और अगर कोई भी रॉयल फैमिली से कोई क्राइम कमिट हो जाता था तो उनको इम्यूनिटी हासिल होती थी। गरीब से अगर कोई क्राइम कमिट हो जाता था उन पर तशद्दुद होता था, सज़ा होती थी, एग्जीक्यूशन होती थी। तो और भी बहुत सारे जुल्म थे, उस पर डिस्कस करना तो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन सर मोंटेस्क्यू उन जो जितने भी जुल्म थे उससे ये बागी हो चुका था। तो इन्होंने ये थ्योरी दी ट्रायस पॉलिटिका सिस्टम की। ये थ्योरी क्या थी, आए इस पर डिस्कस करते हैं। सर मोंटेस्क्यू ने कहा कि भाई एक शख्स के पास इख्तियारात नहीं होने चाहिए। सर लॉर्ड
जो एक्टन है उन्होंने भी यही बात की, प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन लॉकी सब ने यही सेम बात की, लेकिन जो डेवलप होके थ्योरी सामने आई वो सर मोंटेस्क्यू की ही आई, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई 3 जो है वो इदारे होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वो 3 कौन से इदारे हैं? वो इदारे ये हैं, एक लेजिस्लेटिव ब्रांच होनी चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होनी चाहिए, एक जुडिशियल ब्रांच होनी चाहिए। ये तीनों जो ब्रांच हैं ये एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट एंटिटी हो, ये इनका चेक एंड बैलेंस एक दूसरे पर हो, लेकिन इनका काम जो है वो अलहदा हो और इन पर कोई किसी की हुक्मरानी नहीं होगी। ये सेपरेट चल के ये अपना काम करेंगे, किसी के मातहत नहीं होंगे। जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव के मातहत नहीं होंगी, एग्जीक्यूटिव जो है जो लेजिस्लेचर के मातहत नहीं होंगे। तो ये 3 जो ब्रांच ये थी, लेजिस्लेटिव ब्रांच थी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच थी और जुडिशियल ब्रांच थी। इनका जो काम था, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच थी उनका ये काम था कि सिर्फ लॉ मेकिंग करना था, कानून बनाना था। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच थी उनको जो बनाया हुआ कानून है उसको राइज करना था, एडमिनिस्ट्रेशन संभालनी थी। और जुडिशियल ब्रांच जो थी उसको इंटरप्रेट करना था जो लॉ बनाया गया, या जो जितनी भी एग्जीक्यूशन वगैरह है उनको फ़िल्टर आउट करके फिर एग्जीक्यूट करना है। चेक एंड बैलेंस जो है वो इनका आपस में ज़रूर रहेगा। यही इसका जो है मेन लॉजिक है कि ये ट्रस्ट पॉलिटिकल सिस्टम हो एक मुल्क में, जिसको आपकी ये थ्योरी सामने नज़र आ रही होगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ separation of power or res politica adheres to strict check and balance between the 3 organ of the state, namely the legislature and executive and the judiciary। अब ये तीनों हैं तो एक साथ, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के मातहत नहीं हैं, ये अलहदा अलहदा अपना अपना काम करते हैं। ये मातहत तीनों एक दूसरे के नहीं है। उसके बाद जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है उनका, लेजिस्लेटिव्स जो हैं उनका जो काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का उन पर इम्प्लीमेंटेशन करना, जुडिशरी का इंटरप्रेट करना और उनका अप्लाई करना। उसके बाद नाजरीन हम आए थोड़ा समझते हैं कि ये लेजिस्लेशन क्या है। आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल सामने ये नज़र आ रहा होगा लेजिस्लेशन की जो डेफिनेशन है। मैं इसको पढ़ता तो नहीं हूँ, आप इसको वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा कि ये सामने लेजिस्लेशन की जो है डेफिनेशन बिल्कुल आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद जो है डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है उनकी भी डेफिनेशन इसी तरह आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जुडिशरी की डेफिनेशन भी आपके सामने होगी, वो आप पढ़ सकते हैं। अब इसके जो ट्रांस पॉलिटिकल सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर या ट्रैकोटोमी ऑफ सिस्टम, इसके फ़वाइद कौन कौन से हैं वो थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो ये है कि इसमें ज़ीरो रिस्क रहता है। इसमें जो है डिक्टेटरशिप नहीं होता है, क्योंकि पावर एक शख्स के पास नहीं होता है, ये पावर तीन जो सिस्टम होते हैं उनके पास होता है। चेक एंड बैलेंस इन पर रहता है। और उसके बाद जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है तो इसमें जो है वो बड़ा फ़िल्टर आउट होके सामने आता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी रहती है। एक दूसरे से अगर ये मसलहत से काम ना लें तो सिस्टम भी नहीं चलता है, काम रुक जाता है। तो इसमें जो पावर्स होते हैं वो सेपरेट होके इनको मिलते हैं और इसमें ज़ीरो रिस्क होता है। मोनार्की सिस्टम, अनार्की सिस्टम नहीं होता है और किंगशिप सिस्टम नहीं होता है। तो इसलिए इसमें करप्शन के चांसेस भी नहीं होते हैं, इसमें ज़ीरो रिस्क रहता है। और अगर कोई भी शख्स किसी एक सिस्टम के ख़िलाफ़ अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो जाके नेक्स्ट सिस्टम वाले को वो शिकायत कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि मोस्टली कोई एग्जीक्यूटिव्स गलत काम करते हैं या कोई करप्शन करते हैं तो हम जुडिशरी के पास जाते हैं कि आप इनको चेक एंड बैलेंस करें या कोई काम करें। इसी तरह लेजिस्लेचर का भी चेक एंड बैलेंस रहता है जुडिशरी पर कि अगर ये सही काम नहीं करते हैं तो फिर लेजिस्लेचर पाकिस्तान के आइन में अगर देखें तो आर्टिकल 209 है, तो उसके तहत फिर जुडिशरी को वो जाके चेक एंड बैलेंस करते हैं कि ये आया ये अपने आइन और कानून की तरह काम कर रहा है, आइन और कानून के पासदारी कर रहा है और आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये इसमें होता है कि चेक एंड बैलेंस रहता है, ज़ीरो रिस्क रहता है और अपनी हदूद में जाके ये सिस्टम पूरा काम करता है।
अब आए इसमें डिस्कस करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके डिसएडवांटेजेस तो काफ़ी हैं। हमारे मुल्क में इस सिस्टम से डिसएडवांटेजेस ही नज़र आए हैं। उसके काफ़ी वजूहत हैं, वो हम उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी कानून मौजूद हैं वो ब्रिटिश इंडिया के ही कानून हैं। फिर जाके हमने उनको इनहेरिटेंसी में जाके अडॉप्ट किया। तो सबसे पहला जो वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, जो मैंने पॉइंट्स जो लिखी हैं उसमें सबसे पहले रॉन्ग रीडिंग ऑफ ब्रिटिश सिस्टम। जो ब्रिटिश सिस्टम है उसको हमने सही तरह समझा नहीं है और सही तरह पढ़ा नहीं है, सही तरह अप्लाई नहीं किया है। जो ब्रिटिश थे उन्होंने जिस तरह से सिस्टम बनाया, जिस तरह से सिस्टम चलाना चाहते थे, हम उसी तरह वो सिस्टम न समझ पाए हैं, न ही हम वो सिस्टम चला रहे हैं। तो सबसे पहला ये हमारे साथ मसला है। और उसके बाद नॉट फुली अटेनेबल। ये जो ट्रैश पॉलिटी का सिस्टम है ये फुली अटेनेबल नहीं है। हम इन सिस्टम को सही समझ नहीं सके हैं कि इनके आपस में क्या मामलात हैं, कि क्यों बनाया गया, इनका क्या इख्तियारात हैं। फुली अटेनेबल ये नहीं है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस इसमें रहती हैं। आप देखते हैं कि सम टाइम जो जितने ऑफिशियल्स हैं वो जुडिशरी के मामलात ख़राब करते हैं, और जुडिशरी सम टाइम ऑफिशियल्स के मामलात ख़राब करते हैं। सम टाइम जो हैं लेजिस्लेचर्स हैं वो जुडिशरी के मामलात ख़राब करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो लेजिस्लेचर ने एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब था सुप्रीम कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ जाके केस दाखिल कर दिया 209 के तहत। इसी तरह लेजिस्लेचर सम टाइम प्रॉब्लम करते हैं जुडिशरी के लिए, और जुडिशरी सम टाइम लेजिस्लेचर के लिए प्रॉब्लम करती है, और सम टाइम एग्जीक्यूटिव्स की लिए प्रॉब्लम करती है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस जो हैं तीनों सिस्टम के आपस में ये चलती रहती है। तो ये हमारे जो प्रॉब्लम करता है हमारा जो ट्रस्ट पॉलिटी का सिस्टम है, ट्रैकोटोमी ऑफ पावर, उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। उसके बाद कुड लीड टू कन्फ्यूजन एंड डेडलॉक। कन्फ्यूजन भी रहता है, डेडलॉक भी रहता है। अभी आपने देखा कि रिसेंट सिचुएशन में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली फ्लॉज आ गया, जो अभी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जुडिशरी का, लेजिस्लेटिव्स का, और ये आपस में थोड़ा प्रॉब्लम हो इनका हुआ। तो इसी वजह से कुछ ना कुछ ये चलता रहता है। इनइक्वलिटी ऑफ पावर्स। इनइक्वलिटी ऑफ पावर्स जो हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे कि पावर तीनों के यहाँ पर इक्वल नहीं है। हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर थोड़ा पावर्स में थोड़ा जुडिशरी का पलड़ा भारी रहता है, वो जंप करती है किसी मामलात में, तो या एग्जीक्यूटिव्स का सम टाइम पावर्स ज़्यादा होता है, सम टाइम लेजिस्लेचर का पावर ज़्यादा होता है। इनइक्वलिटी ऑफ पावर रहता है, बैलेंस नहीं होता है। उसके बाद नॉट द सोल फैक्टर ऑफ लिबर्टी। फैक्टर ऑफ लिबर्टी भी एक इशू है, फुली तरह चल के ये काम नहीं करते हैं कि अपने इख्तियारात को इंजॉय करें, वो नहीं कर सकते हैं। कुड डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ पावर। तो ये नाज़रीन बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, आपस में इनके मामलात ख़राब होते रहते हैं, क्योंकि इनकी आपस में नहीं बनती है तीनों की, जुडिशरी की, एग्जीक्यूटिव्स की और जो है जुडिशरी की। इसमें सबसे जो मेन इशू है वो ये है कि ये बनाया तो इसलिए गया कि सेपरेशन ऑफ पावर, ट्रैकोटोमी ऑफ सिस्टम या ट्रांस पॉलिटी का सिस्टम है, तीन जो सिस्टम है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर अपनी अपनी हदूद में जाके काम करेंगे और एक दूसरे के ये मातहत नहीं होंगे। ये तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे और ये अलग काम करेंगे, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये सिस्टम फेल है और इसके फेल्यूर का जो रीज़न है वो ये है कि जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट काम करती है, वो चेक एंड बैलेंस भी रखती है बकाया जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव्स हैं, बट ये जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स हैं इनका आपस में गठजोड़ है। क्योंकि लेजिस्लेचर्स आपको पता है यही हैं जो MNA, MPA, सेनेटर्स, ये लेजिस्लेचर हैं जो अवाम इनको इलेक्ट करके पार्लियामेंट और मजलिस शूरा प्रोविंशियल असेंबली में भेजती है। ये हैं लेजिस्लेचर, इनका काम है कानून बनाना। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ होती हैं जिसमें आपके आ गए सेक्रेटरी लेवल आ गया, जितने भी सेक्रेटरीज़ हैं आपके, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपके,
जिसको हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ये आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, या इनके मातहत जाके जो मिनिस्टर्स वगैरह आ जाते हैं इनको हेड करते हैं, चीफ मिनिस्टर, आपका मुख्तलिफ मिनिस्टर। तो ये इनका आपस में गठजोड़ होता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर के मातहत होते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। तो इसलिए जो भी लेजिस्लेचर चाहता है, कराना चाहता है, एग्जीक्यूटिव वही करता है। तो यहाँ पर सिस्टम का फेल्यूर आता है। तो इट मीन्स यहाँ पे ट्राइस पॉलिटिका सिस्टम तो नहीं है, दो ही सिस्टम काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक साइड साथ हैं और जुडिशरी अलग है। तो इससे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं इस ट्राइस पॉलिटिका सिस्टम में। सिस्टम तो बड़ा अच्छा है, ट्राइस पॉलिटिका सिस्टम जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बड़ा अच्छा सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर सही तरह से काम नहीं करता है। पाकिस्तान के आइन में भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी मुख्तलिफ इख्तियारात मुख्तलिफ जो है जगह पर इन्होंने सेपरेट जो है दिए गए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के इख्तियारात जो हैं वो जाके आर्टिकल 41 से स्टार्ट होते हैं, फिर सो ऑन सो वर्ड। उसके बाद जो कैबिनेट डिस्कस की गई है वो आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस की गई है। फिर आगे वो बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें मुख्तलिफ जो कैबिनेट, फिर चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, मिनिस्टर्स, सो ऑन वगैरह ये डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद जो है आर्टिकल 50 में मजलिस शूरा का डिस्कस किया गया। आर्टिकल 175 एंड ऑनवर्ड जो है फिर जुडिशरी का तस्करा किया गया। जुडिशरी पाकिस्तान में दो तरह की होंगी, एक हायर जुडिशरी होगी, एक सुपीरियर जुडिशरी होगी। जो हायर जुडिशरी होगी उसके जो अंडर होगी वो जो लोअर जुडिशरी ये होगी। तो ये सिस्टम है, सिस्टम तो बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त सिस्टम है, लेकिन जो है इसका सही तरह से इस्तेमाल, सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहती है, और किसी भी एक या दो जो सिस्टम है उनका आपस में गठजोड़ रहता है। तो ये सवाल जो सोसाइटी का रहता है कि जुडिशरी मातहत तो क्यों नहीं है वज़ीर आज़म के, सदर के, या किसी और पार्लियामेंट के या और इदारे के। तो उनको मेरे ख्याल में हमारा ये लेक्चर आज का समझ आ गया होगा कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि लेजिस्लेचर है। इसी वजह से जुडिशरी किसी के भी अंडर नहीं है, न जुडिशरी वज़ीर आज़म के अंडर है, न प्रेसिडेंट के अंडर है, न ही गवर्नमेंट के अंडर है। जुडिशरी एक अलग इदारा है, एग्जीक्यूटिव एक अलग इदारा है, और लेजिस्लेचर अलग इदारा है, जिनको अपनी अपनी हुदूद में जाके काम करना है और एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखना है। इस सिस्टम का नाम जो है ट्राइस पॉलिटिका सिस्टम है। इसको हम ट्रैकोटोमी ऑफ पावर भी कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह किसी अगले और टॉपिक के साथ आपके सामने ज़रूर आएंगे। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं रोशन अली अज़ीम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।